There are two essential elements of crime. क्राइम के दो essential element है, actus reus और mens rea. Actus reus being the physical element or mens rea being the mental element of a crime. Today I'll talk about mens rea, actus reus and the exceptions to mens rea. अगले 7 से 8 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट गारंटीड है, मैं आपका क्लियर करा दूंगा. मेंस रिया, गिल्टी माइंड. स्टेट ऑफ माइंड क्या है वाइल कमिटिंग द ऑफेंस? क्या प्लान किया है या एक्सीडेंटली हुआ है? अब जैसे अगर आपको याद हो, एक क्रिकेटर थे फिलिप ह्यूज. वो क्रिकेट खेल रहे थे, उन्हें एक बाउंसर लगी सर पर और वो मर गए ऑन फील्ड. ऑन क्रिकेटिंग फील्ड ही उनकी डेथ हो गई. तो क्या उस बॉलर को जेल हुई? वॉट वॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड? डिड ही एक्चुअली वांटेड टू किल हिम? नो, वो एक्सीडेंटली हुआ, तभी उस बॉलर को सजा नहीं हुई. अब बात करेंगे एक्टस रियस के बारे में. एक्टस मतलब एक्ट, रियस मतलब फॉरबिडन बाय लॉ. सो कोई भी एक्ट जो फॉरबिड करता है लॉ, बेसिकली एक्टस रियस है. कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब जो आपकी कंडक्ट का रिजल्ट आ रहा है वो फॉरबिडन है. सपोज यू स्लैप समबडी, आप किसी को थप्पड़ मारते हो, उसको चोट लग जाती है, दैट इज फॉरबिडन. दैट इज एक्टस रियस, द फिजिकल एलिमेंट. किसी की डेथ कॉज कर देते हो बाय योर एक्ट, दैट इज एक्टस रियस, द फिजिकल एलिमेंट. किसी को स्टैब कर देते हो, चाकू मार देते हो, दैट इज एक्टस रियस, फॉरबिडन बाय लॉ. एक कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया. ये लैटिन भाषा में एक मैक्सिम है जिसका इंग्लिश में मतलब है एक्ट इटसेल्फ cannot make anyone guilty unless accompanied by a guilty mind. मतलब सिर्फ एक्ट लाइबल नहीं कर सकती, उसके साथ गिल्टी माइंड भी होना चाहिए. Only actus reus cannot make you punishable for any offense. इसको एक एग्जाम्पल समझा देता हूं जिसको नहीं समझ आया. अब सोचो आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, परमिसिबल लिमिट में ड्राइव कर रहे हो, सीट बेल्ट लगा रखी है, सामने बच्चा आ जाता है, ठीक है, आप उस बच्चे को आप हिट कर देते हो एंड ही डाइज. अब आप मुझे बताओ, क्या आप गिल्टी हो? क्या आपकी इंटेंशन थी टू किल दैट चाइल्ड? यू वर सिंपली ड्राइविंग योर कार. आप तो गाड़ी चला रहे थे ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे थे. क्या आपने प्लान किया था? डिड यू इंटेंड टू किल हिम? नो, देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ मेंस रिया इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस स्टोरी. तो एक्विट हो जाएगा, जिससे भी हिट किया उस बच्चे को एक्विट हो जाएगा, क्योंकि उसका मेंस रिया नहीं था. इसको एक सिंपल इक्वेशन में समझो, एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल टू क्राइम. ओनली एक्टस रियस कैन नॉट मेक यू पनिशेबल फॉर एनी क्राइम. सिर्फ एक्टस रियस कैन ऑल्सो मेक यू पनिशेबल फॉर अ क्राइम. याद है मैंने आपको बताया था मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम. बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल सिचुएशंस एक्टस रियस इज ऑल्सो इक्वल टू क्राइम. वो सिचुएशन, वो इंस्टेंसेस मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा. मेंस रिया हो या एक्टस रियस हो, ये टर्म, ये एक्सप्रेशन आपको पूरी आईपीसी में कहीं मिलेगा ही नहीं. मेंस रिया जो टर्म है, ये एक्सप्रेस हुई है इन डिफरेंट टर्म्स इन दी आईपीसी. डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट टर्म्स से डिफाइन करी हुई है, जैसे नेग्लिजेंटली, डिसऑनेस्टली, रेकलेसली, नॉलेज, इंटेंशन. ये सब मेंस रिया ही हैं. ये सब टर्म मेंस रिया को ही तो बता रही है, स्टेट ऑफ माइंड को ही तो बता रही है. ऐसा ही कुछ एक्टस रियस का भी है. अब इसको एग्जाम्पल समझाता हूं. सेक्शन 378 ऑफ द आईपीसी ये थेफ्ट के ऑफेंस को डिफाइन करता है. अब इसमें मेंस रिया क्या है? डिसऑनेस्टली. और एक्टस रियस है मूविंग दैट प्रॉपर्टी. अब हर सेक्शन का ना मेंस रिया या एक्टस रियस अलग होंगे, ठीक है. ऐसे ही 304A ऑफ द आईपीसी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस. अब इसका मेंस रिया है रैश स्लैश नेग्लिजेंट एक्ट. रैश हो या नेग्लिजेंट एक्ट हो जिससे किसी की डेथ हो. फिजिकल एलिमेंट इज डेथ, एक्टस रियस इज डेथ. सो 304A का अलग है. बट एज आई सेड,
हर सेक्शन का एक्टस रियस और मेंस रिया इज डिफरेंट। अब बात करने वाले एक्सेप्शंस ऑफ मेंस रिया। है तो आसान टॉपिक बट थोड़ा सा ध्यान देना है। याद है मैंने एक कॉमन लॉ प्रिंसिपल बताया था, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, एक्ट itself cannot make anyone guilty unless accompanied by a guilty mind. Mens rea plus actus reus is equal to crime. बट ये एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें एक्टस रियस कैन ऑल्सो मेक यू पनिशेबल फॉर अ क्राइम। आपकी इंटेंशन थी नहीं थी उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने एक्ट कर दी, आपको सजा मिलेगी। इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहली एक्सेप्शन, ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वो ऑफेंसेस हैं जिसमें लेजिस्लेचर ने ही एक्सक्लूड कर दिया मेंस रिया एक्सप्रेसली, लिखा ही नहीं है, मेंस रिया डिफाइन करते हुए ऑफेंस को मेंशन ही नहीं किया। अब ऐसी कोई लिस्ट नहीं है कहीं पे कि ये ऑफेंसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, ये ऑफेंसेस ऑफ जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वाले नहीं है। ये आप लॉ पढ़ के ही बता सकते हो। जहां लेजिस्लेचर ने जब किसी ऑफेंस को डिफाइन किया और वहीं पे मेंस रिया उसके अंदर नहीं डाला, एक्सक्लूड किया, इसका मतलब है ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। ये एग्जामिनेशन करने के बाद ही पता लगेगा कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। ये बेसिकली बनाया टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। अब इसको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, दैट इज रेप। अगर आप रेप की डेफिनेशन पढ़ोगे 375 में तो वहां पे लिखा हुआ है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप देन यू आर लायबल। वहां पे कोई नहीं बोला हुआ अ मैन डिसऑनेस्टली, अ मैन विद इंटेंशन टू कमिट रेप, ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया। मेंस रिया वहां पे है ही नहीं। इफ यू कमिट सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन दैट इज रेप। आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया विदाउट कंसेंट, दैट इज रेप। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट, जो ये फिजिकल एक्ट है ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट इज रेप। सो ये फिजिकल एक्ट अलोन कैन मेक यू लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। तो ये तो था एग्जाम्पल ऑफ ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जंपिंग रेड सिग्नल, आप जब सिग्नल जंप करते हो तो कोई आपसे पूछता है आपकी इंटेंशन थी कि नहीं थी। Only the physical act of jumping the red light alone can make you liable, है ना। सिर्फ आपका चालान कट जाएगा आपका 2 मिनट में, आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा ना इंटेंशन थी कि नहीं थी। तो ऐसे पेटी ऑफेंसेस में भी मेंस रिया इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड बाय द लेजिस्लेचर। दूसरा है नेसेसरी इंप्लीकेशन। सो बेसिकली नेसेसरी इंप्लीकेशन का टेस्ट ये है कि मेंस रिया इज एक्सक्लूडेड सो दैट द पर्पस ऑफ दैट स्टैट्यूट इज नॉट डिफीटेड। मतलब मेंस रिया को पढ़ा ही नहीं जाता जिससे कि वो जो पर्पस है ना, जो एक्ट बनी है, वो डिफीट ना हो। अब इसको एक केस लॉ से समझाता हूं। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज 1965 सुप्रीम कोर्ट, बड़ा लैंडमार्क केस है, नोट कर लो। अब इस केस में होता गया, एक जर्मन नेशनल है जो कि ज़ूरिक में प्लेन बोर्ड करता है मनीला जाने के लिए, ठीक है, और बीच में प्लेन रुकना होता है बॉम्बे, ठीक है। प्लेन रुकता है 28 तारीख को बॉम्बे में। 24 तारीख को एक नोटिफिकेशन आती है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांजिट ऑफ गोल्ड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कि गोल्ड की जो मूवमेंट है ना इंडिया के बाहर, उसको रिस्ट्रिक्ट करती है टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज एंड टू प्रिवेंट स्मगलिंग। स्मगलिंग को रोकने के लिए लॉ आता है और फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए। होता गया, ये आदमी 34 किलोग्राम्स ऑफ गोल्ड अपनी जेब में लेके आ जाता है और ये प्लेन में बैठा रहता है। अब कस्टम ऑफिशियल प्लेन में जाते हैं और उसको चेक करते हैं और गोल्ड रिकवर हो जाता है। एंड ही वॉज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 8 and section 23 of the old FEMA Act, FEMA 1947 में उन्हें फ्रेम कर लिया जाता है। Now the case goes before the court। अब ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाता है, वो उन्हें गिल्टी हेल्ड कर देते हैं। अब हाई कोर्ट के पास जाता है, हाई कोर्ट कहता है उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, he never intended to smuggle, he did not know that there was a law on this point।
उन्हें ये लॉ ही नहीं पता था, अभी रिसेंटली आया, एंड ही वाज अ जर्मन नेशनल। उनको इंडिया का ये कानून नहीं पता था, अदरवाइज वो डिस्क्रिप्शन दे देते कि वो गोल्ड कैरी कर रहे हैं, और हाई कोर्ट ने उन्हें एक्विट कर दिया। अब केस चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिल्टी कर दिया और कहा इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब अगर आप कानून नहीं जानते तो यह आपकी गलती है। अगर हम इंटेंशन देखने लगेंगे तो जो पर्पस है इस स्टैट्यूट का, इस फेमा लॉ का, इस नोटिफिकेशन का, वो डिफीट हो जाएगा। पर्पस क्या है? फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करना और स्मगलिंग को रोकना। अब इंटेंशन देखने लग जाएंगे तो वैसे ही सारे एक्विट हो जाएंगे। तो पर्पस क्या रहेगा? कैसे हम स्मगलिंग रोक पाएंगे, कैसे हम फॉरेन एक्सचेंज रोक पाएंगे? देयरफॉर एम.एच. जॉर्ज वाज हेल्ड गिल्टी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू एंड सी यू अगेन।